हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द फिजिक्स एसाइलम। आई एम गौरव सूर्यवंशी एंड योर टुडेज टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं किसका? गॉस लॉ का। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किसकी स्टडी की थी? गॉस लॉ का जो है हमने पढ़ा था। गॉस लॉ, उससे रिलेटेड गॉसियन सरफेस, दोनों टॉपिक जो हमारे हैं वो प्रीवियस लेक्चर में कवर हो गए थे। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन, चलिए देखते हैं गॉस लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से हम क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो हमने गॉसियन सरफेस में क्या पढ़ा था? गॉसियन सरफेस में क्या पढ़ा था कि कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हम जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे थे वो कैसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे थे? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे थे। पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम उसके आउटसाइड जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे वो कैसा सरफेस होगा? स्फेरिकल सरफेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा चार्ज क्या है? Q। चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज Q। ये प्लेस्ड है यहाँ पे। अब इसकी वजह से हमें क्या कैलकुलेट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इसके किसी भी पॉइंट पर। तो हम किसकी हेल्प लेने जा रहे हैं? गॉस लॉ की हेल्प लेने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो गॉसियन सरफेस आएगा हमारा किस शेप का होगा? स्फेरिकल शेप का होगा। ठीक है, गॉसियन सरफेस किस शेप का होगा? स्फेरिकल शेप का होगा। हमने कल पढ़ा था। अब ये गॉसियन सरफेस तो ड्रॉ हो गया पॉइंट चार्ज की वजह से। अब हमें कैलकुलेट करना है किसी एक पॉइंट पर हम क्या कर लें? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले उस पॉइंट पर क्या एज्यूम करते हैं? हम एक सरफेस एज्यूम करते हैं। ठीक, सपोज दैट हमने यहाँ पे जो सरफेस एज्यूम किया, ये हमारा सरफेस क्या हो गया? ds। ठीक है, गॉसियन सरफेस के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? एक सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा, और ये सरफेस हमने क्या कंसीडर किया? ds सरफेस हो गया। ठीक, अब क्या बात करते हैं? इस ds सरफेस से जो इसका नॉर्मल होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? पॉइंट नॉर्मल हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा? इस सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में। मींस ये सरफेस कैसा है? ये जो पॉइंट चार्ज ऐसे रखा हुआ है, सरफेस इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। ये सरफेस जो ड्रॉ है परपेंडिकुलर। अब इसके क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया? नॉर्मल को इसके रेडियली आउटवर्ड परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल जो n कैप है हमारा, ये क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक, अब इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक, तो सपोज दैट यहाँ से r डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा ये भी इसी की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? इसी एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगी। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री होगी? 0 डिग्री।
क्योंकि दोनों रेडली आउटवर्ड निकल रहे हैं, तो आउटवर्ड निकल रहे हैं तो क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी के ही पैरेलली क्या जाएगा, नॉर्मल जाएगा, मींस एरिया वेक्टर जाएगा। ठीक, तो ये पूरा सेटअप हो गया। क्या इसमें क्या लिखेंगे, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q placed at point O। ठीक है, हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि जो हमारा चार्ज है किस पॉइंट पे प्लेस्ड है, O पॉइंट पे प्लेस्ड है। लेट ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस ऑफ, कौन से शेप का होगा, स्फेरिकल शेप टेकिंग at r distance from the charge स्मॉल q। गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, और यही r क्या हो जाएगा, इस सरफेस की रेडियस हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, हमने क्या किया, ये सारा सेटअप हमारा हो गया। ठीक, अब देखते हैं, हम जानते हैं क्या, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ किससे क्या जानते हैं, गॉस लॉ क्या होगा, फाई ई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सरफेस। ठीक है, तो फ्रॉम गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय उनके बीच, ओ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये इतना हो गया। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लें, फ्लक्स कैलकुलेट कर लें। गॉस लॉ को सब कैलकुलेट करने से पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, और ये इक्वल टू हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई ds कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच एंगल 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली क्या आ जाएगा, ई डॉट ds। ठीक, अब ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी। सिमेट्रिकल होने का मतलब कि इसके हर एक पॉइंट पर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ किया गया है, इसके हर एक पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। तो उसमें से ई कांस्टेंट हो गया, ई को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए ये सरफेस हमने कैसा एज्यूम किया है, ये सरफेस एज्यूम किया गया है कौन से शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। तो जब सरफेस स्फेरिकल शेप का है तो हमारा एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, लिखिए, वी नो दैट द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विल बी, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ds, यही तो है सरफेस एरिया।
इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें। ठीक, क्या कह दें इसको, ये एज्यूम कर लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, ये एज्यूम कर लीजिए इक्वेशन सेकंड। ठीक, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं इसको। पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड में क्या करें, वैल्यू पुट करें। पुट इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, फाई ई इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से क्या जानते हैं, फाई की वैल्यू किसके इक्वल है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो यहाँ से फाई की जगह क्या रख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल टू हो जाएगा ई मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर कितनी मिली, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन किसका, गॉस लॉ का। ठीक है, गॉस लॉ का ये क्या है, पहला एप्लीकेशन है जो कि कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, हमने एज्यूम किया, हमने कैलकुलेट किया कितना, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक फर्स्ट एप्लीकेशन इसका एंड हो रहा है। ठीक, अब हम देखेंगे क्या सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में, तो इतना नोट डाउन कीजिए पहले, फिर हम सेकेंड एप्लीकेशन की बात करेंगे। नोट कीजिए, चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं गॉस लॉ का, जो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। क्या करना है, एक लीनियर कंडक्टर लेंगे, ठीक है, जो कि कितनी लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है, उसके चारों तरफ हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। आइए, सपोज दैट ये है हमारा कंडक्टर, ठीक, ये क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। कंडक्टर में क्या होता है, सारा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। इसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ है, तो इनफाइनाइट लेंथ है तो इसको हम क्या करते हैं और आगे तक बढ़ा दे रहे हैं, इनफाइनाइटली ये चला गया है, यहाँ तक हमने एज्यूम कर लिया, ये इनफाइनाइट लेंथ तक हो गया है। ठीक, अब ये हो गया हमारा क्या, लीनियर एक कंडक्टर। अब कोई लीनियर कंडक्टर है, ठीक है, गॉसियन सरफेस अगर हम किसी लीनियर कंडक्टर का ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक, देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से तो स्फेरिकल मिल जा रहा था, अब ये लीनियर है तो इस लीनियर चार्ज को ऐसे एज्यूम कर लीजिए, सपोज दैट ये हमारा चार्ज है, सॉरी ये हमारा कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के सरफेस पे क्या डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तो इधर निकली, इधर निकली, इधर निकली, इधर निकली, मीन्स चारों डायरेक्शन में इधर निकल जाएगी। दूसरा, जब इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी वो किधर निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, और इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिंपली फिगर से समझ लें, एक रफ फिगर के लिए, ये हो गया हमारा क्या, कंडक्टर। ठीक, और जब इसके पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इधर इधर भी लिख सकते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर सकते हैं, चारों डायरेक्शंस में इसके, ठीक है। यहां भी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पे, यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पे, तो इधर इधर भी तो आएगी, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर भी आएगी। अब अगर हम कुछ इसको ऐसे ड्रॉ कर लें तो कुछ ऐसा सरफेस नहीं मिल रहा है, ये मीन्स ये कौन सा शेप बनेगा, जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे वो किस शेप का ड्रॉ करेंगे, सिलेंड्रिकल शेप का। तो किसी भी लीनियर चार्ज की वजह से अगर वो इनफाइनाइट लेंथ का है, उसके चारों तरफ जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा वो किस शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, ठीक है। तो चलिए सिलेंड्रिकल शेप का हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हो गया गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस हो गया और ये किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। अब ये वायर जो है, जो कंडक्टर है या जो वायर है, ये इनफाइनाइट लेंथ का है, तो अब हम इनफाइनाइट वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ये किसी एक पर्टिकुलर लेंथ एज्यूम करके करेंगे। तो सपोज दैट हमने जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया वो कितनी लेंथ पर किया, एल लेंथ पर कर लिया, ठीक है। मींस गॉसियन सरफेस की लेंथ हमने कितनी रखी है, एल रखी है, ठीक। अब इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से, जो हमारा चार्ज है इसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो जो चार्ज, सपोज दैट जो चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है, उससे जो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो कितनी डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक। सिमिलरली इस डायरेक्शन में अगर चलें, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें, तो यहां से भी तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, आर ही आएगी, ठीक। और ये भी डिस्टेंस कितनी आएगी, यहां से आर आएगी। ये डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। हमने क्या किया, आर डिस्टेंस पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। यहां भी कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, आर डिस्टेंस पे करनी है। यहां भी कितने पर करनी है, आर पर करनी है। अब इस लेंथ को हम इधर कर दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ये क्या करें, लेंथ एल ही है तो लेंथ को इधर लिख दिया, ये हो गई आपकी एल लेंथ, ठीक। अब इधर देखिए, इस गॉसियन सरफेस से, इस गॉसियन सरफेस पे अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, गॉस लॉ के थ्रू तो चल रहे हैं, तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है कि हमें क्या लेना पड़ेगा, एक क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा। तो क्लोज सरफेस तो ड्रॉ कर दिया गॉसियन सरफेस, अब उस पे सरफेस इंटीग्रल लेना है। तो सरफेस इंटीग्रल लेने का मतलब हमने क्या किया, सपोज दैट यहां पर हमने एक सरफेस एज्यूम किया ds, ये क्या हो गया हमारा, सरफेस हो गया ds। सिमिलरली यहां पर सरफेस एज्यूम करोगे, ये भी सरफेस कितना हो जाएगा, ds। यहां पर भी सरफेस एज्यूम करोगे, ये सरफेस भी कितना हो जाएगा, ds। ds का मतलब एक एलिमेंटल सरफेस ले रहे हैं जिस पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मींस यहां से कितना फ्लक्स फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने से पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पहले फ्लक्स कैलकुलेट करें, और फ्लक्स के लिए क्या करना पड़ता है, एक एलिमेंटल सरफेस लेना पड़ता है। तो अब हमने एलिमेंटल सरफेस ले लिया, इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल होता है, मतलब जो डायरेक्शन बताता है। तो अगर इस सरफेस को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, इसका परपेंडिकुलर कुछ ये आएगा, इस सरफेस का परपेंडिकुलर कुछ ये जाएगा, ठीक। और इस सरफेस का परपेंडिकुलर जो जाएगा वो क्या जाएगा, ये जाएगा। मींस ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, एरिया वेक्टर। अब इस फिगर को देखिए, इस पार्ट को रफ कर दे रहे हैं, इस फिगर को देखिए। अब इसका जो हमने अभी तक ड्रॉ किया है इसको हम एक बार यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं, क्या क्या किया है अभी तक। कंसीडर a uniform rod having length
स्मॉल एल एंड रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, क्या किया, एक हमने सरफेस लिया जिसका लेंथ कितना ज्यूम किया है स्मॉल एल और इसकी रेडियस कितनी रखी है यहाँ से आर। ठीक, फुल स्टॉप। लेट अस ड्रॉ अ Gaussian surface of cylindrical shape where electric field is कैलकुलेटेड। ठीक है, अब क्या किया, एक गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जहां पे हमें किस पे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से हमें क्या कितने सरफेस ड्रॉ के यहाँ पे मिल रहे हैं, हमें जो है वो कितने सरफेस दिखाई दे रहे हैं। एक सरफेस हमारा S1, ठीक है, ये हमारा जो सरफेस हो गया। दूसरा सरफेस S2, ये फ्लैट वाला सरफेस, और फिर तीसरा S3। मीन्स क्या है, S1 सरफेस, S2 सरफेस और S3 सरफेस, तीन सरफेस दिख रहे हैं। तो यहां पे क्या लिख लें, हियर S1 एंड S3 आर कर्व्ड सरफेस। कौन से सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है सिलेंड्रिकल का ये। S2 आर कौन सा सरफेस है, फ्लैट सरफेस। S2 कैसा सरफेस है, फ्लैट सरफेस। तो तीन सरफेस मिले, S1 और S3 किस में है, कर्व्ड सरफेस में है, और S2 किस में है, फ्लैट सरफेस में है। अब ये जो कर्व्ड सरफेस है इसकी वजह से क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो यहां पे क्या दिख रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 and S3 will be, S1 सरफेस और S3 सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो फाई S1 कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों सरफेस सेम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सेम ही होगा। कर्व्ड दोनों सरफेस हैं, दोनों आर डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, तो क्या करेंगे, S1 और S2 का सरफेस का एक ही फ्लक्स होगा। मतलब फाई S1 और फाई S3 ये दोनों क्या होंगे, सेम सरफेस होंगे, और इनका जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds वेक्टर, और इसको लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds cos थीटा। अब यहाँ पे जो समझना क्या है, ये समझना है थीटा। ठीक है, समझना किसको है, थीटा। यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमारा सरफेस की डायरेक्शन, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया है हमारा परपेंडिकुलर, क्या हुआ 90 डिग्री। मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो सिंपली इंटीग्रेशन E डॉट ds cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0। इस वजह से फाई S1 इक्वल टू फाई S3 इक्वल टू 0। मीन्स कर्व्ड सरफेस की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये समझ में आया। फाई S1 फाई S3 क्या हो गया, 0 हो गया। अब बचा क्या, S2 मीन्स कौन सा सरफेस, फ्लैट सरफेस। चलिए इसका निकाल लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक, यहां पर देखिए नॉर्मल ये
इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो फाई S2 इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds cos 0 डिग्री, और यहाँ से क्या हो जाएगा, E कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds cos 0 की वैल्यू 1। अब इस सरफेस का क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस एरिया, मींस सरफेस एरिया कितने का कैलकुलेट होगा, सिर्फ फ्लैट सरफेस का सरफेस एरिया कैलकुलेट होगा। अब हम क्या जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो हमें पता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें पता है, उसमें से क्या करें, इस कर्व सरफेस एरिया को, या फिर जो हमारा दोनों कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया तो हमें सिलेंडर का पता है, उसमें से क्या करें, ये पहला वाला कर्व सरफेस एरिया और ये दूसरा वाला कर्व सरफेस एरिया, दोनों को निकाल दें, तो जो रिजल्टेंट बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया आएगा E डॉट ds का। ठीक है, कितना आएगा, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं आगे। नोट कीजिए इतना, ये जो वैल्यू आई, चलिए इसको रफ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन हो गया होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से क्या आएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो 0 आया, सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेस एरिया की वजह से ही हमें जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो भी कितना मिलेगा उसी को कैलकुलेट करने जा रहा हूं। अब हमें पता है, क्या पता है, ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसमें से ये दोनों कर्व सरफेस एरिया माइनस कर दें, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। h तब होता था जब इसकी हाइट क्या लगते थे, h, अब यहाँ पे हाइट कितनी है, l। सो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई r और ब्रैकेट में l। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, 2 पाई r l। तो फाई S2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, E डॉट 2 पाई r l। इक्वेशन क्या कर लें, कोई इक्वेशन कंसीडर किया है, नहीं किया है तो इक्वेशन फर्स्ट कर लो इसको। ठीक है, इतना हमारा फाई S2 की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं क्या, वी हैव नो दैट फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ से क्या जानते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब टोटल चार्ज जो इस सरफेस से इनक्लोज किया जाएगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो है वो रफ कर दे रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन सेकंड कर दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E डॉट 2 पाई r l। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू, E को यहीं पे छोड़ दें, यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r l। ये क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, किसकी वजह से, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट हुआ है, इतना आया। अब हम इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन ये कर सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे चार्ज का क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है,
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लीनियर कंडक्टर है, तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी उसका फार्मूला कितना लिखते थे, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए, फ्रॉम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, क्योंकि टोटल लेंथ हमने कितनी कंसिडर की है, एल, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया हमारा। ठीक, अब यहां से Q की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू एल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू लेमडा एल। इसको इक्वेशन थर्ड कर लो, ठीक है, फोर्थ कर लो, और इसको इक्वेशन थर्ड, तो क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन थर्ड विल बी या कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड को, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q की जगह कितना लिख सकते हैं, लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई आर इंटू एल। अब यहाँ से देखिए ये एल एल कैंसिल हो रहा है, तो सिंपली E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। तो ये भी किसके टर्म में आ गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला और आ गया। तो यहाँ तक भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इंफॉर्मेशन इतनी गिवन है, और ये भी इंफॉर्मेशन अगर गिवन है तो यहाँ से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों हो गया आपका। ये क्या कैलकुलेट किया हमने, ये अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। हमने इनफाइनाइट लेंथ का जो कंडक्टर था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों कैलकुलेट कर ली। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इतना। नोट कर लीजिए, इधर वाला रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, रफ कर रहे हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं, मींस ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखिए, यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, पहली इंफॉर्मेशन जो मिल रही है इस इक्वेशन से, ये जो हमारा इक्वेशन है E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यही तो इक्वेशन लिखा हुआ है। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, पहली इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेमडा के। ठीक है, लेमडा का मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। तो अगर इन दोनों के बीच हम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हो गया हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इन दोनों के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करें तो क्या मिलेगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन क्या मिली कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेमडा के, तो हमें इन दोनों के ग्राफ से मिला क्या, स्ट्रेट लाइन मिला। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, दूसरी इंफॉर्मेशन जो मिल रही है देखिए,
इस फॉर्मूले से दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है हमें, E is inversely proportional to 1 upon R. E is inversely proportional to 1 upon R. 2 constant, pi constant, epsilon not constant. ठीक, तो E is inversely proportional to 1 upon R. अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, ये हो गया, हमने y एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रखी और x एक्सिस के अलॉन्ग हमारा क्या है, R की वैल्यू मींस डिस्टेंस। क्या दिख रहा है, अगर E जो है वो बढ़ रहा है तो R की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, या R की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो E कम होगा, तो इसलिए इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये। ठीक, तो ये दोनों ग्राफ को जो है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो 2 एप्लीकेशंस हो गए। पहला मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से बता दिया। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से बता दिया, इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज। ठीक है, थैंक यू क्लास।